हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है साथियों, और जो कि सभी स्टेट पीसीएस या फिर सभी परीक्षाओं के लिए साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो इनमें से किसने अप्रैल, ठीक है दोस्तों, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वी चिदम्बरम, पिल्लई, सी राजगोपालचारी, के कामराज या फिर एनी बेसेंट ने। तो कौन थे जिसने साथियों तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है, वो है सी, बी साथियों, सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि नमक कानून ये किससे संबंधित है। आप लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह साथियों ये है वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। ठीक है साथियों, और इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर इन्होंने ये नमक कानून तोड़ा था। चलिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। इस आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़ा गया, जिसमें कि जो तंजौर है वो तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में है। तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान दक्षिण भारत के विख्यात कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया। साथियों ये देखिए राजगोपालचारी थे। इस आंदोलन के लिए गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया। स्वतंत्रता के बाद वे देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। यही जो है, जब स्वतंत्रता भारत को मिली देश को अपने, तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी राजगोपालचारी। चलिए अगला है, देखेंगे। आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो साथियों इसमें जो पहला है वो बिल्कुल ही गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी साथियों, ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 के जो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1917 का कलकत्ता में, तो वो एनी बेसेंट थी ये। और साथियों ये इसमें लिखा है, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष साथियों ये एनी बेसेंट थी। अगर इसमें कहा होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब ये सरोजिनी नायडू होती। और 1955 में कांग्रेस में साथियों जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, वहाँ पे ये बनी थी। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो बिल्कुल ये सही है साथियों। ठीक है, ये बदरुद्दीन तैयब थे। यहाँ पे साथियों देख लीजिए, जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1887 में बने थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष साथियों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। चलिए यहाँ पे देखिए, एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन बनी, सरोजिनी नायडू वर्ष 1905 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की थी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है डी। तो पहले सबसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखते हैं हम लोग। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उग्र तथा युवा कांग्रेसियों द्वारा की गई थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, साथियों ये याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मार्क्सवादी विचारधारा के संपर्क में आए थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा साथियों, उसी दौरान ये मार्क्सवादी विचारधारा के संपर्क में आ गए थे। तो
और साथियों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग समूह का प्रतिनिधित्व थी, कांग्रेस के ही अंदर साथियों थी, लेकिन लेफ्ट विंग समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। और इसकी स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जो कि इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जो कि इसके सचिव थे द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव। स्थापना कब हुई थी, 1934 में। इसके सचिव कौन थे, प्रथम तो जयप्रकाश नारायण। चलिए, अब कांग्रेस समाजवादी पश्चिमी मध्यम वर्ग से संबंधित थे। वे मार्क्सवादी विचारों तो गांधी तथा पश्चिम के सामाजिक लोकतंत्र से प्रभावित थे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, काश्तकारों की भूमि का पुनर्वितरण, काश्तकारों एवं मजदूरों के ऋणों की माफ़ी की वकालत की थी और राज्य द्वारा प्रायोजित देश के आर्थिक जीवन को आर्थिक सिद्धांत के रूप में अपनाया और राज्य एकाधिकार का विदेशी व्यापार उत्पादन है संगठित कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथियों यहाँ पे देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी गैर संगठित आर्थिक जीवन के लिए ऋण आदि की वकालत की थी। तो साथियों इसमें से कुछ मतलब इसमें से कोई भी नहीं सही है और इसका आप लोग यहाँ पे व्याख्या देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये होता है कि स्थापना 1934 में, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, जयप्रकाश नारायण सचिव थे। अगला है रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों, बताना है आपको। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है साथियों। ये कमेटी कब बनी थी, सेडिशन कमेटी 1917 में इसका गठन हुआ था, तो ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। चलिए, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी बिल्कुल सही है साथियों, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, साथियों बिल्कुल गलत है। आप लोग जानते हैं ये रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में हुआ था और साइमन कमीशन कब आया था, 1927-28 में। हालांकि भारत में 28 में पहुंचा था। ठीक है, चलिए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 1 और 2। यहाँ पे देखिए, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, ये देखिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठन सितंबर 1917 में किया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर मार्च 1919 में रोलेट कानून को पारित किया गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील पर आधारित कानून था, जिसे काला कानून भी कहा गया। चलिए अगला, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, तो इसका आप लोग विकल्प देखिए और जो सबसे प्रॉपर है उसको आप लोग सही करिए। चलिए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो है बी, सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और 1905 में किया गया था बंगाल का विभाजन। योजना के अनुसार अविभाजित बंगाल को बंगाल एवं पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया था। चलिए, दिल्ली दरबार के समय बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार के समय रद्द कर दिया गया था, वही साथियों इस विकल्प में शामिल था। अब है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको बिल्कुल भी साथियों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्वशासन नहीं साथियों, पूर्ण स्वराज, यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा बी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया और इसकी अध्यक्षता दिसंबर में हुआ था साथियों, ये लाहौर में। तत्कालीन पंजाब की राजधानी साथियों थी लाहौर, और उस समय इसके अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कहाँ पे साथियों लाहौर है, तो रावी नदी के किनारे पर है। तो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था, इसलिए यह अधिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, लाहौर का अधिवेशन। चलिए ये देखिए साथियों, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट से घोषित औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और यह ऐलान किया गया कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज होगा। भारत सरकार अधिनियम
1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 में एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। संवैधानिक सुधारों पर अपनी योजना को प्रस्तुत किया। और चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। प्रांतीय स्तर पर दोहरा शासन लागू किया, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है। ये देखिए, और यहाँ पर इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक विषयों को दो समूहों में विभाजित किया गया। पहला है आरक्षित, दूसरा है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, जबकि हस्तांतरित विषय विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के अंतर्गत थे। चलिए, भारत सचिव की मंत्रिपरिषद में 8 से 12 सदस्यों में 3 भारतीय होने चाहिए थे। ये उस समय का प्रावधान था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे या था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये तीनों, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। ये साथियों तीनों जो है प्रथम पीढ़ी के भारतीय राजनेता थे। तो भारत में प्रथम पीढ़ी के राष्ट्रवादी थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त प्रमुख थे। इन्होंने ही, ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म, साम्राज्यवाद तथा आर्थिक नीतियों की आलोचना की तथा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। यहाँ पे साथियों देखना ये जरूरी है कि दादा भाई नौरोजी ने धन के हो रहे निष्कासन की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए 4 निबंध लिखे थे। इसमें तो हम लोग कुछ जानते हैं, जैसे पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल, ये तो हम लोग को पता है अच्छे से। फिर एक है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया दूसरा है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये तीसरा है साथियों, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। चौथा है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल। तो ये सभी निबंध जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखे गए थे। आर.सी. दत्त ने भी यहाँ पे देखिए भारत का आर्थिक इतिहास लिखकर धन निष्कासन के सिद्धांत की आलोचना की थी। जो भारत से धन बाहर जा रहा था इंग्लैंड में, उसकी इन्होंने आलोचना करी थी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जे.वी. कृपलानी और सरोजिनी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। चलिए विकल्प वो हम लोग देखेंगे साथियों, व्याख्या कि क्रिप्स मिशन क्या था। भारत को तत्काल द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री साथियों चर्चिल था। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पूछा जाता है। और साथियों ये किस पार्टी से था, आप लोग कमेंट करके बताइए। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मिशन मार्च 1942 में भारत भेजता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अब देखिए साथियों, इसमें क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब ये क्या क्या था? युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। साथियों अभी पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। अब भी साथियों हम लोगों ने देखा 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी, लेकिन आज 1942 चल रहा है साथियों। तो डोमिनियन स्टेट मतलब अभी भी साथियों ये इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि औपनिवेशिक स्वराज्य ये लोग देना चाहते थे। पूरी तरह से हम लोग को अपना राज्य नहीं मिलेगा। अभी एक संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का वादा किया गया, जिसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा नामांकित तथा कुछ शासकों द्वारा नामांकित करने का प्रावधान था। ठीक है साथियों, पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई कि यदि किसी प्रांत को नया संविधान स्वीकार नहीं होता तो वह अपने भविष्य के लिए ब्रिटेन से अलग समझौता करेगा। ये सारा प्रावधान साथियों युद्ध के पश्चात होना था।
इसलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, सिख तथा दलित जातियों ने भी क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा तथा किसी ने जोड़ दिया कि ऐसे बैंकों का चेक साथियों जो टूट रहा है। तो साथियों इसका सारा प्रावधान युद्ध के पश्चात था, इसलिए सब इसकी मंशा समझ रहे थे क्रिप्स मिशन की। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है साथियों कि जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, ठीक है। और इसमें किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, जिसे अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। तो मूल अधिकार साथियों देख लीजिए किस में आया था, कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और इसको संकल्पित कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जो लंदन में आयोजित होनी थी। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों आधुनिक भारत से संबंधित, ठीक है। अभी एक दो प्रश्न और है। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा कोवैनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण साथियों क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, और लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। चलिए व्याख्या देखेंगे अब हम लोग। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन था, और कर्जन का भारत शासनकाल शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि हम लोग जानते हैं। तो चलिए ठीक है साथियों, तो इसका विकल्प हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो साथियों मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से लगातार साथियों प्रश्न आते रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी और भी टॉपिक पर प्रीवियस ईयर के साथियों क्वेश्चन चाहिए, वो भी बहुत ही साथियों एक्सप्लेन वे में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।